शांत बैठ जाओ भाई। गुड इवनिंग मेरे भाई। और आज का जो टॉपिक हम लोगों का है वो है पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करते रहें, शेयर जरूर करते रहें और कमेंट भी डालते रहें, और क्या सुधार की गुंजाइश है इसके बारे में भी बताते रहें, ताकि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 100% होता है, मुझसे भी कुछ कमियां हो सकती हैं, और ताकि इसमें और भी सुधार करके आप लोगों के लिए जो है आपके करियर के लिए, कंपटीशन के लिए जितनी ज्यादा उपयोगी वीडियो हो सके, कंसेप्ट के साथ, फैक्ट के साथ मैं आप लोगों के पास क्या करता रहूं, भेजता रहूं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 ये डेट है इसकी। और ये पैक्ट जो है किस किस के बीच में हुआ, गांधी और बी.आर. अम्बेडकर। लास्ट वाली जो हमारी वीडियो है उस पर हमने चर्चा की थी कल, और कल की वीडियो में हमने देखा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के साथ ही साथ हमने चर्चा की थी सांप्रदायिक पंचायत पर की बात की थी। किस पे बात की थी, सांप्रदायिक पंचायत पर बात की थी। तो अगर देखा जाए जो कल हमने बात की थी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये हमने देखा था कि ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है कब से कब तक चलता है, 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931। और इस सम्मेलन में भाग लेने से पहले गांधी क्या करते हैं, गांधी इरविन समझौता, यानी जो 5 मार्च 1931 को गांधी और किसके बीच, इरविन के बीच जो समझौता हुआ, उस समझौते के तहत क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर 12 सितंबर 1931 को SS राजपुताना नामक जहाज से कहां पहुंचते हैं, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस। कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इस कॉन्फ्रेंस में कुल कितने लोगों ने भाग लिया था, 31 व्यक्तियों ने भाग लिया था, और इनमें से कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में एकमात्र भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, गांधी। हालांकि गांधी जी के अतिरिक्त कल हम लोगों ने देखा था कि मदन मोहन मालवीय भी गए थे, बी.आर. अम्बेडकर जी गए थे, एनी बेसेंट गई थी, सरोजिनी नायडू गई थी, घनश्याम दास बिरला जी गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना गए थे, यानी बहुत से लोग गए थे। कुल कहने का मेरा मतलब है कि कुल 31 प्रतिनिधियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त जब हुआ तो उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया, और इसका कारण क्या था, गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच दलितों को लेकर मतभेद। दलित का मतलब जो भारत में अनुसूचित जाति है, जिसको हम ऑफिशियल क्या कहते हैं, SC अनुसूचित जाति। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लगातार बी.आर. अम्बेडकर दलितों के प्रति जो है उनके राजनीतिक अधिकार को लेकर जो है अपनी मांग रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर भारत में अनादिकाल से किसी का शोषण हुआ है तो किसका हुआ है, भारत की दलित जातियों का, चाहे वो हिंदुओं का काल रहा हो, चाहे मुस्लिमों का काल रहा हो, और चाहे क्या है अंग्रेजों का 150 से जो शासन चल रहा है। अगर आगामी जो कानून बनने वाला है, भारत की राजनीतिक स्थिति पे जो बड़ी चर्चा चल रही है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो यहाँ पर हर हाल में दलितों के राजनीतिक अधिकार को भी क्या किया जाना चाहिए, सुरक्षित किया जाना चाहिए। और बी.आर. अम्बेडकर भी कहते हैं, सॉरी गांधी जी भी कहते हैं कि दलितों को राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन दोनों के मतभेद का मुद्दा क्या है, ये हमको इस पूना पैक्ट में देखने को मिलेगा। इस पैक्ट के माध्यम से गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच मतभेद ही नहीं दूर होंगे, साथ ही साथ उनके मनभेद भी दूर होंगे। लेकिन आपको सबसे पहले समझना होगा इस चीज को। तो आखिरकार बिना किसी निष्कर्ष के 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और गांधी दिसंबर 1931 में भारत आते हैं, और 2 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही आंदोलन प्रारंभ करते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी को गिरफ्तार करके
करके कहा, पूना के यरवदा जेल में बंद कर दिया जाता है। अब जब बी आर अम्बेडकर दलितों के राजनीतिक अधिकार की मांग करते हैं तो अंग्रेजों को यहां पर क्या मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो के लिए। क्योंकि ये दलित का जो उनके कल्याण के लिए, उनके आरक्षण के लिए जो उन्होंने मुद्दा उठाया, दलितों के मसीहा के रूप में बी आर अम्बेडकर जी ने मुद्दा जो उठाया, साइमन कमीशन से लेकर तुतीकोल में सम्मेलन तक, इसमें कोई दो राय नहीं और उनको मिलना भी चाहिए। मैं भी बताऊंगा आपको, बी आर अम्बेडकर जी की जो मांग है वो क्या है, बिल्कुल जायज है और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। अगर भारत में अनादिकाल से किसी का शोषण हुआ तो किसका हुआ है, दलित जातियों का हुआ है। लेकिन अंग्रेज क्या कहते हैं, अंग्रेज इस मुद्दे को किस तरीके से भुनाना चाहते हैं, क्योंकि जब गांधी आते हैं फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं तो भारतीयों को क्या है, पहले ही उन्होंने देखा कि किस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना क्या हो चुकी है, प्रबल हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है। तो इस आंदोलन को कैसे कुंठित किया जाए, कैसे मंद किया जाए, कैसे कम किया जाए, उसको तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं ये दलितों का मुद्दा क्या था, एक हथियार के रूप में। इसलिए हमने देखा कि 16 अगस्त, कब 16 अगस्त 1932 को, और गांधी इस समय कहां है भैया, यरवदा जेल में। ये तो क्लियर होना चाहिए, गांधी कहां बंद है, यरवदा जेल में बेचारे गांधी जी हैं। और 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड या ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, कौन, रैमजे मैकडोनाल्ड घोषणा करते हैं, क्या करते हैं, घोषणा करते हैं कि जिस तरीके से, किस तरीके से, जिस तरीके से 1909 के पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के माध्यम से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया जाता है, जिस तरीके से 1919 के अधिनियम के माध्यम से सिखों को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया जाता है, उसी तरीके से भारत की जो दलित जातियां हैं उनको अल्पसंख्यक मानते हुए क्या किया जाता है, पृथक निर्वाचन प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, पृथक निर्वाचन प्रदान किया जाता है और उनके लिए 71 सीट, कितनी, 71 सीट जो है ब्रिटिश भारत प्रांत में क्या कर दिया जाए, रिजर्व कर दिया जाए। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, जो उसकी एक घोषणा है, उसकी इसी घोषणा को जो है क्या कहते हैं, कम्युनल अवार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्युनल अवार्ड कहते हैं। हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। और साथ ही साथ इसे मैकडोनाल्ड घोषणा भी कहते हैं। तो पहले तो यहाँ पे हमें क्लियर रखना है, प्रश्न को क्लियर रखना है। पहले तो आपको डेट क्लियर रखनी है, पूछ लेगा कि कम्युनल अवार्ड की डेट क्या है, 16 अगस्त 1932। कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की, रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। कम्युनल अवार्ड की घोषणा का संबंध किससे है, तो दलित जातियों से है, शेड्यूल कास्ट से है। क्या है इसमें कम्युनल अवार्ड में कि दलित जातियों को भी पृथक निर्वाचन प्रदान कर दिया गया और उनके लिए कुल प्रांतीय विधानमंडलों में कितनी सीटें आरक्षित की गई, 71 सीटें आरक्षित की गई। कितनी, 71। प्रांतीय विधानमंडल का मतलब उस समय ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे, जैसे कि संयुक्त प्रांत है, मध्य प्रांत है, बंगाल प्रेसिडेंसी है, बंबई प्रेसिडेंसी है, बिहार प्रेसिडेंसी है, उड़ीसा प्रेसिडेंसी है कि नहीं, असम प्रांत, इस तरीके से जो प्रांत, केंद्रीय सभा में, सेंट्रल असेंबली की बात नहीं कर रही, केवल और केवल ये आरक्षण की सीट की जो बात कर रहे हैं, कहां पर, प्रांतीय विधानमंडल में। जो आगामी प्रांत में जो भी चुनाव होंगे तो उस चुनाव में 71 सीटें किनके लिए रिजर्व रहेगी, दलितों। और ये भारत के इतिहास में पहली बार होता है, क्या होता है, ये भारत के इतिहास में पहली बार होता है कि दलितों को राजनीतिक अधिकार मिला। उनको 71 सीट जो है मिली, ठीक है ना, तो सीधी सी बात ये मिलनी चाहिए थी। लेकिन बेटा यहां पर दो चीजें आपको समझना होगा। एक, सबसे पहले तो सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन।
और दूसरा आपको समझना होगा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली या सामान्य निर्वाचन, क्योंकि भाई जब उनको मिल रहा है, इतनी सीटें मिल रही हैं, सामान्य निर्वाचन प्रणाली। तो बेटा सबसे पहली चीज ये है, इसी पे कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप गांधी और B.R. अम्बेडकर के मतभेद को समझ जाएंगे और क्या सुधार होना चाहिए ये भी आप समझ जाएंगे। तो होता क्या है, 16 अगस्त 1932 को जैसे ही घोषणा करते हैं कौन, रैमजे मैकडोनाल्ड अपने सांप्रदायिक पंचायत की कॉमनवेल्थ अवार्ड की, वैसे ही भारत में गांधी कहां पर है, यरवदा जेल में। और वो 18 अगस्त, कब 18 अगस्त 1932 को एक पत्र लिखते हैं, किसे, रैमजे मैकडोनाल्ड को, कि आपने जो सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से, कॉमनवेल्थ अवार्ड के माध्यम से भारत की दलित जातियों को प्रांतीय विधानमंडल में 71 सीटें जो है उनके राजनीतिक अधिकार के रूप में सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से आरक्षित की है, उस पर आप समीक्षा करें, उसमें आप क्या करें, संशोधन करें। ये क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है दलितों को अल्पसंख्यक बताकर हिंदुओं से क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करने का, अलग। और जब गांधी ये पत्र लिखते हैं तो इस समय तक एक वर्ग B.R. अम्बेडकर जी के नेतृत्व में संगठित है, जो दलित, उनकी मांग अपनी जगह पे क्या है, जायज है, इसमें कोई शंका दोहराए नहीं कि भारत में अगर शोषण हुआ था किसका हुआ, दलितों को, उनको उनके राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। अब किसके माध्यम से, कानून के माध्यम से। गांधी जी का भी अपना कहना क्या था, सही था। और एक तरफ कौन, गांधी जी के नेतृत्व में लोग, तो दो गुट बन गए कि नहीं बन गए, एक तरफ B.R. अम्बेडकर जी के साथ जो इस मांग को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। जो B.R. अम्बेडकर जी के साथ में लोग हैं उनको लगेगा कि गांधी क्या है, दलित विरोधी है ना। और जो गांधी जी के नेतृत्व में लोग हैं उनको क्या लगेगा, B.R. अम्बेडकर जो है गलत तरीके से क्या कर रहे हैं, इनके राजनीतिक अधिकारों की मांग की क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं। तो कुल मिला के दो प्रकार के लोग यहाँ पे हो गए, एक तो गांधी जी के नेतृत्व में संगठित हो गए, एक कहां, B.R. और गांधी बेचारे क्या चला रहे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और अभी तक दोनों लोग मिलकर जो है क्या है, दोनों वर्ग कि सभी जातियों का क्या है इसमें सहभागिता है, इसमें सविनय अवज्ञा। अब जो B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में संगठित होगा तो आंदोलन से किनारे हट लेगा ना, अपने आप को हिंदू नहीं मानेगा ना, तो कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब, भले ही दलितों के कल्याण के लिए कॉमनवेल्थ अवार्ड की इन्होंने क्या की, घोषणा की, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था, उसका वास्तविक उद्देश्य था सविनय अवज्ञा आंदोलन को कमजोर कर राष्ट्रीयता की भावना को क्या करना, दबाना, और बांटो और राज करो की नीति का पालन करते हुए अपने शासन को सुचारू रूप से अंग्रेजों को क्या करना था, संचालित करना था। मुझे लगता है कि बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। जब 18 अगस्त 1932 को पत्र उन्होंने लिखा और रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गांधी के इस पत्र का, तो विवश होकर 20 सितंबर, यहां बेटा आप डेट ध्यान में रखेंगे, कब, 20 सितंबर 1932 को गांधी ने कहां से, यरवदा जेल से अपना क्या कर दिया, आमरण अनशन। आमरण अनशन का मतलब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं और क्या करेंगे, बैठे रहेंगे, अपना आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। तो आपसे प्रश्न यहां पूछेगा और यहां से पूछेगा कि सांप्रदायिक पंचायत के कारण कहां से गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया था, पूना के यरवदा जेल से, पहली चीज। दूसरा प्रश्न भी यहां पूछ सकता है
कि इस आमरण अनशन को गांधी ने किस तिथि से प्रारंभ किया था? तो किस तिथि से प्रारंभ किया था? 20 सितंबर 1932। ठीक है। और जब गांधी अपने आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं तो बंबई में जहां पर B.R. अम्बेडकर जी का कार्यालय है, वहां पर गांधी जी के नेतृत्व के लोग लगातार B.R. अम्बेडकर का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। B.R. अम्बेडकर हाय हाय, B.R. अम्बेडकर हाय हाय, इस टाइप के लोग नारे लगाते रहते हैं। यानी कि कुल मिला के ऐसी स्थिति बन गई कि भारत में आपने सुना होगा कि हिंदू मुस्लिम दंगा, सारी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि हिंदुओं के बीच ही सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे। भाई सांप्रदायिक दंगे कैसे होंगे? जो भारत की उच्च जातियां हैं और निम्न जातियों के लिए क्या मिल गया? मुद्दा। और ऐसी स्थिति में क्या होता? आंदोलन स्वतः ही जो है क्या हो जाता? गलत रूप धारण कर लेता और अंग्रेजों को क्या मिल जाता? मौका मिल जाता। तो 5 दिन बीतते बीतते जब लगता है कि माहौल एकदम खराब हो रहा है तो मदन मोहन मालवीय, कौन? मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालचारी, तेज बहादुर सप्रू, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रवादी नेता ये प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में वार्ता हो और जो स्वयं हिंदुओं के अंदर सांप्रदायिक भावना, दलित राजनीतिक अधिकार को लेकर उत्पन्न हो गई है, उसे क्या किया जाए? उसका हल निकाला जाए। क्या निकाला जाए? हल। और ये पांचों लोग जाते हैं B.R. अम्बेडकर जी के पास और उनसे कहते हैं, इनके लाख समझाने पर B.R. अम्बेडकर जो है गांधी से मिलने कहाँ आते हैं? पूना जेल। कहाँ? पूना जेल। और वहां पर गांधी और B.R. अम्बेडकर एक दूसरे से क्या करते हैं? वार्ता करते हैं। B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी का शोषण हुआ है दलितों को, और इतने संघर्ष के बाद आज हमें प्रांतीय विधानमंडल में 71 सीटें आरक्षित मिल रही हैं और आप उसका क्या कर रहे हो? विरोध कर रहे हो। तो गांधी कहते हैं कि ना, मेरी बात को आप समझो। क्या कहते गांधी? मेरी बात को आप समझो। मैं आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं, उनके राजनीतिक अधिकारों का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि जिस तरीके से इनको ये राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं वो तरीका गलत है, क्योंकि दलित जो है अल्पसंख्यक नहीं है। ये भारतीय समाज में हिंदू समाज का क्या है? अंग है। अल्पसंख्यक मानकर इनको क्या किया जा रहा है? अलग किया जा रहा है। और ये आजीवन के लिए क्या हो जाएंगे? अल्पसंख्यक आजीवन के लिए क्या हो जाएंगे? दलित। और इनका क्या होने लगेगा? शोषण होने लगेगा। बल्कि इनको जो सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया है, इस आधार पर 71 सीटें ना मिले, बल्कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, जिसे हम क्या कहते हैं? सामान्य निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से इन्हें क्या मिलना चाहिए? राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। इनके लिए सीटें क्या होनी चाहिए? आरक्षित होनी चाहिए। क्योंकि संयुक्त में क्या होता? जो 71 सीट है, इस 71 सीट पे कौन खड़ा होता? दलित खड़ा होता। वोटिंग कौन करता? केवल दलित। तो ये हमेशा के दलित हो जाते कि नहीं हो जाते? बल्कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जो है, सामान्य निर्वाचन प्रणाली जो है, इसमें क्या है कि खड़ा तो कौन होगा? दलित। लेकिन उसके लिए वोटिंग कौन करेंगे? सभी वर्ग के लोग। अंतर आ रहा समझ में? तो गांधी ने पूना जेल में अपनी बात रखी। B.R. अम्बेडकर को कहा कि सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से इन्होंने 71 सीट, यहां से भी प्रश्न पूछेगा, कम्युनल अवार्ड के माध्यम से प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित करने की बात की गई थी? कितनी सीटें? 71। तो गांधी और जब B.R. अम्बेडकर जी के बीच जब वार्ता होती है तो गांधी कहते हैं कि जो ये 71 सीट की बात कर रहे हैं, इससे क्या होगा? इनके लिए तो और भी सीटें आरक्षित होनी चाहिए। और 71 की जगह कितनी? 148। कितनी? 148 प्रांतीय विधानमंडल में सीटें। और निर्वाचन कैसे
कैसे होना चाहिए? संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। यहाँ पे क्या था भैया, 71 मिल रही है। अब खड़ा होगा कौन? बेचारा दलित। वोट कौन देगा? केवल दलित, यानी उसको समाज से अलग कर दिया एकदम। और यहाँ पे क्या हुआ, एक तो सीट बढ़ी, खड़ा कौन होगा? इनके लिए जो आरक्षित सीट है दलित थी, लेकिन उसके लिए वोटिंग कौन करेंगे? मताधिकार कौन, मत का प्रयोग कौन करेंगे? सभी वर्ग के लोग। सभी वर्ग का मतलब हिंदुओं में, क्योंकि मुस्लिमों के लिए जो अलग था ही, सिखों के लिए अलग था ही, लेकिन हिंदुओं की यहाँ बात की। दूसरी चीज गांधी ने कहा कि ये जो सीटें दिए हैं 71, ये केवल प्रांतीय विधानमंडल में दिए हैं, जिसमें जो ब्रिटिश भारत के प्रांत उन्हीं में ये सीटें मिली। अभी सेंट्रल असेंबली में इनके लिए सीटें आरक्षित नहीं है। गांधी ने कोई बात कही, भैया प्रांतीय विधानमंडल में 71 की जगह 148 सीटें मिलनी चाहिए, आप मांग रखिए सरकार से। और किसके तहत? संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत। साथ ही साथ केंद्रीय सभा जो है सेंट्रल असेंबली, इसमें भी दलित वर्ग के लिए क्या होना चाहिए? सीटें आरक्षित होनी चाहिए। वो सीटें कितनी? 18%। वो सीटें कितनी? 18%। उसमें बताया भी तत्कालीन समय में 148 में से बताया था कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वहां पर कितनी? 30 सीटें 148 में से। मद्रास प्रेसिडेंसी है वहां पर कितनी? 30 सीटें। इस फैक्ट को दिमाग में रख लो। जब गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में वार्ता चल रही थी, तो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत जो 148 सीटें इनके क्या आरक्षित करने की जो बात की गई, उनमें से सबसे अधिक किन प्रांतों में दलितों के लिए आरक्षित सीट की बात की गई थी? तो किसमें? बंबई में, सॉरी मद्रास प्रांत में 30 और बंगाल प्रांत में 30। बंबई सिंध प्रांत में 15 सीटों की बात की गई। असम जैसे प्रांत में जो है भाई जनसंख्या के अनुपात में होगा, असम जैसे प्रांत में कितना? 7 सीटें। और जो आपका वर्तमान उत्तर प्रदेश है, जिसको हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, वर्तमान जो आपका मध्य प्रदेश है, जिसको हम किस नाम से जानते थे? मध्य प्रांत के नाम से। तो संयुक्त प्रांत में 20 सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई। मध्य प्रांत में 20 सीटें दलितों के लिए क्या की गई? आरक्षित की गई। इसी तरीके से उड़ीसा बिहार में 18 सीटें जो है दलितों के लिए क्या की गई? आरक्षित की गई। तो उन्होंने ये भी बताया कि भैया क्या है, दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए, उनके राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। प्रांतीय विधानमंडल में ये जो दे रहे हैं सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन के माध्यम से 71 सीटें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सीटें कितनी होनी चाहिए? कम है, ये सीटें ज्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? लगभग 148 होनी चाहिए। और सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन के माध्यम से नहीं, बल्कि किससे? संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से मिलने चाहिए। नहीं तो हमेशा के लिए दलित क्या हो जाएंगे? दलित हो जाएंगे। इनके साथ जो छुआछूत की भावना है वो हमेशा के लिए लोगों के अंदर बनी, दिमाग में आ जाएगा दलित इंक्लियर में कोई मतलब है, तो समाज के अंदर रह जाएगा क्या? इसमें कोई जो राय नहीं। भारतीय समाज में शुरू से छुआछूत की भावना रही, कटुता की भावना रही, लेकिन अगर ये बात तत्कालीन समय में लागू हो जाती तो आप कल्पना करो कि आने वाला समय कैसा होता। गांधी ने कहा कि नहीं नहीं भैया, केंद्रीय सभा में सेंट्रल असेंबली में भी क्या होना चाहिए? 18। और इन मुद्दों पर गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच क्या हो जाती है? सहमति बन जाती है। और इस सहमति को लिखित रूप जो दिया जाता है इसमें 26 सितंबर 1932 को, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पूना पैक्ट। और गांधी ने जब अपना तर्क दिया, बी आर अम्बेडकर को समझाया, तब बी आर अम्बेडकर जी को तत्कालीन समय में बात क्या है समझ में आई, और इनके मतभेद और मनभेद भी क्या हो गए? दूर हो गए। क्या हो गए? दूर हो गए। इसलिए आप देखते हैं 1932 के बाद, इस पैक्ट के बाद आप देखते हैं गांधी विशेषकर भारत में हरिजन उत्थान के लिए विशेष कार्य करते हैं, बल्कि वो 21 दिन का उपवास रखते हैं। बाद में हरिजन सेवक संघ जैसी संस्था का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। स्वयं जो है क्या कहना चाहिए आपका इनके लिए वर्ड यूज करते क्या? हरिजन। दलितों के लिए हरिजन वर्ड यूज करने, अगर आपको लिखित कहीं मिल जाए, एग्जाम में पूछ ले, सबसे पहले दलितों को हरिजन कहकर किसने संबोधित किया? किसने किया? गांधी। तो ये है आपका पूना पैक्ट का सार क्या है। और इस समझौते के तहत बी आर अम्बेडकर जो है कम्युनल अवार्ड की घोषणा को क्या करते हैं? स्वीकार नहीं करते हैं।
फिर जो है अभी हम देखेंगे कौन सा तीसरा गोल में सबमिट। तो यहाँ पे बेटा आपको फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं, क्लियर रखना है, क्या क्या चीजें समझना है। सबसे पहले तो हमें डेट ध्यान में रखनी है, 26 सितंबर 1932 पूना पैक्ट। किसके किसके बीच में? गांधी बी आर अम्बेडकर के बीच में। इस पैक्ट को कराने में भूमिका किसकी है? इस पैक्ट को कराने में भूमिका जो है मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर शत्रु, सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद और आपका जो है पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है। दूसरी चीज, पूना पैक्ट किस बात को लेकर है? कॉमनवेल्थ अवार्ड को लेकर। कॉमनवेल्थ अवार्ड मैंने आपको बता दिया था 16 अगस्त 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड, जिसका उद्देश्य क्या है? जिस तरीके से भारत में सिखों को, ईसाइयों को, मुस्लिमों को क्या दे दिया गया? पृथक सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन, उसी तरीके से दलितों को अल्पसंख्यक मानकर उन्हें पृथक निर्वाचन, और प्रांतीय विधानमंडल में क्या है? 71 सीटें आरक्षित। और इसी बात को लेकर गांधी क्या है? नाराज है। इसी बात को लेकर गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में क्या है? विवाद है। और 18 अगस्त 1932 को गांधी यरवदा जेल से क्या करते हैं? व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड को कि भाई आपने जो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की है उसकी आप एक बार क्या कर लें? समीक्षा कर लें। जब सरकार कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देती है तो गांधी जो है 20 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में क्या हो जाते हैं? आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। बाद में बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में क्या होती है? वार्ता होती है, और वहां गांधी जी बी आर अम्बेडकर को ये समझाने में सफल हो जाते हैं कि जो सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से पृथक निर्वाचन मुस्लिमों को प्रदान किया गया है वो क्या है? सीटें आरक्षित होनी चाहिए, उनके राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन तरीका क्या है? गलत। क्योंकि इस तरीके के माध्यम से राष्ट्रवाद को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू समाज को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी क्या करना चाहते हैं? कुंठित करना चाहते हैं। गांधी कहते हैं कि इन्हें आरक्षित सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन वो आरक्षित सीटें 71 नहीं होनी चाहिए, बल्कि कितनी? 148। और किसके तहत मिलनी चाहिए? संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत मिलनी चाहिए, सामान्य निर्वाचन प्रणाली के तहत मिलनी चाहिए, ताकि प्रत्याशी जो भी सीट आरक्षित है वो कौन हो? दलित हो, लेकिन उसके लिए मताधिकार कौन करे? सभी वर्ग के लोग करें। और ये बात बी आर अम्बेडकर के बीच बी आर अम्बेडकर जी को क्या है? अच्छी तरीके से समझ में आती है, और आखिरकार जो है 26 सितंबर 1932 को दोनों लोगों के बीच में क्या हो जाता है? पैक्ट हो जाता है, और इस पैक्ट के माध्यम से गांधी और बी आर अम्बेडकर के मतभेद और मनभेद क्या हो जाते हैं? दोनों के दोनों दूर हो जाते हैं। मुझे लगता है अच्छे समझ में आया होगा। इस टॉपिक को नोट कर लें। चलो सही डाल देना। हाँ, एक मिनट रुकना, और मैं जल्दी जो है एक और भी बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो है मैं जिन बच्चों को पीसीएस देना है, यूपीएससी देना है, तो मैं एक टेस्ट सीरीज भी जो है होली के बाद चालू करने वाला हूँ, और वनडे एग्जाम भी जिन बच्चों को देने हैं उनके लिए भी मैं एक टेस्ट सीरीज चालू करने वाला हूँ। आप जो है चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं कभी भी कि सर कब से किन के लिए क्या सुविधा है। दूसरी चीज बेटा, एक बात और मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ। कई बार बच्चों को लगता है कि केवल पढ़ने के साथ साथ बेटा आपको लोगों से कुछ हटकर काम करना होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। सब किताब पढ़ता, आप देखते हैं कि एक बच्चा एक ही बार में आईएएस टॉप कर जाता है, एक बच्चा 16 साल तक जो पढ़ता रहता लेकिन टॉप नहीं कर पाता। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि सबसे पहले तो आप स्टूडेंट बनिए, और स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चीज है क्या? डिसिप्लिन। और मैंने हमेशा 3 बातें आप लोगों से कही है कि जो समय से खाता है, जो समय से पढ़ता है, और जो समय से क्या करता है? सोता है, उसका सिलेक्शन स्वतः जो है समय से हो जाता है। आप कह रहे हो समय ऐसी क्या बात है? खाने पढ़ने, ये 3 बहुत छोटी छोटी चीजें जो है ये आपकी दिनचर्या को दर्शाती है। पता चला कि आज सुबह खा लिया, दूसरे दिन जो है 12 बजे खा रहे, पता चला कि आज जो है 12 घंटा पढ़ लिया, 3 दिन जो है बानरी सेना की तरह जो मंजरी सेना की तरह जो है भटक रहे हैं आप, इस पेड़ से उस पेड़, इस भगवान टाकी से नगलापति। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अपने अंदर डिसिप्लिन ले आओ पहले, और जिस दिन आप डिसिप्लिन ले आओगे, अनुशासन अपने अंदर आप ले आओगे, आपकी पढ़ाई स्वतः होने लगेगी। टाइम के महत्व को समझिए मेरे भाई, ठीक है। इसी के साथ जो है आज की क्लास को करता हूं मैं, और
जल्दी जो है टेस्ट सीरीज में अवेलेबल करवाता हूँ आप लोगों को।